हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं चैप्टर के अगले पार्ट की ओर। अगला टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बारे में जाने थे। उसके अलावा वहाँ पर हम लोग देखे थे एक टॉपिक था जेटा पोटेंशियल, डबल हेल्महोल्ट्ज लेयर। इन सारे बातों की जानकारी हम लोगों को मिल चुके थे। अब यहाँ पर एक बार फिर हम लोग जो अगला टॉपिक लेके चल रहे हैं उसी चार्ज से रिलेटेड, कि जो इलेक्ट्रिक करंट जब हम प्रवाहित करते हैं किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से हो करके, तो उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो उसी से रिलेटेड कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर। अभी तक हम लोग दसवां कैरेक्टर में ही चल रहे थे, तो वो दो कैरेक्टर अभी और हम लोग देखने जा रहे हैं। वो है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये दो कैरेक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है। उसके बाद तब फिर हम लोग देखेंगे कोएगुलेशन, और उसके बाद गोल्ड नंबर देख करके इसको खत्म करेंगे। लेकिन तत्कालिक पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो अगला हेडिंग दे हम लोग 11th नंबर, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कहता है हमको यहां पर इलेक्ट्रोफोरेसिस किसको कहते हैं। कहता है यहां पर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट is passed through any colloidal solution, then dispersion medium is found in rest, but dispersed phase is found in motion. From which work done during this phenomenon is called sedimentation potential. And
charged particles of solution are attracted towards opposite charged इलेक्ट्रिक प्लेट या इलेक्ट्रोड प्लेट दिस फेनोमेनन is called electrophoresis. तो ये घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद जितना वर्क डन होगा उसको कहेंगे सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। बस ध्यान देना यहाँ पर हमको, जहाँ जो इसका काइनेटिक्स है उसको थोड़ा सा गौर करना है कि जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के दौरान यहाँ पर जाकर के जो है डिस्पर्सन मीडियम रेस्ट में पाया जाएगा और डिस्पर्स्ड फेज जो है मोशन में पाया जाएगा। तब जो है उस दौरान जो भी वर्क डन होगा उसको कहेंगे हम लोग सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। और चार्ज्ड पार्टिकल जो सॉल्यूशन का होगा वो अपोजिट चार्ज्ड इलेक्ट्रोड प्लेट की ओर आकर्षित होगा। इस घटना को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के बाद जब हम लोग चार्ज्ड पार्टिकल को देखते हैं कि वो जाके अपोजिट चार्ज्ड प्लेट की ओर अट्रैक्ट होता है, तो वैसे स्थिति में वैसे घटना को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे। और ये क्यों होता है तो उसका यहाँ पर हमको एक रीजन है कि जो भी वर्क डन है वहां पर हमको उस वर्क डन को कह दिए सेडिमेंटेशन पोटेंशियल। और जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर उस समय जो है डिस्पर्सन मीडियम रेस्ट में रहेगा और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पर मोशन में आ जाएगा। This phenomenon is completed under influence of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इस तरह की घटना घटित होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पर हमको चेंजिंग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रभाव पड़ेगा प्लेट का, उसके जाकर के जो है कि हमको यहां पर यह घटना संपन्न होगी। लिख लिया इसको। अब इसको फिगर के द्वारा हम लोग दिखला दें। फिगर को याद रखना है खाली।
एक प्लस चार्ज दूसरा फिगर और देखते हैं। अब यहाँ पर जो है पार्टिकल्स बाय द वे सब तो यहाँ के जमा हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जैसे फ्लो किए सारा पार्टिकल्स जो है, यहाँ जो पार्टिकल दिखाई पड़ रहा है बीच बीच में पार्टिकल्स है इसका। अब ये पार्टिकल्स यहाँ पर जहाँ तहाँ था, लेकिन यहाँ पर सारा पार्टिकल आके यहाँ जमा होने लगा, या कुछ पार्टिकल इधर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। अपोजिट चार्ज नेगेटिव पर जा रहा, मतलब इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। तो ये है बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करा रहे हैं तब, और ये है आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जाकर के जो है कि हमको ये डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास किए थे, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो ये हरकत में आया, घूमना फिरना चालू किया, और घूमना फिरना चालू किया तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक जो फील्ड का इन्फ्लुएंस पड़ा इसका, तो उस प्रभाव में आकर के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्लेट का जो इन्फ्लुएंस है, इसका रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स, जिसके परिणाम स्वरूप इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट करके सबको वहां पर डिपॉजिट करवा रहा है। तो ये घटना कहलाएगा हमको इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिगर देख लीजिए। हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट 12वां नंबर। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। When
colloidal solution are kept in the contact of each other with the help of semi-permeable membrane। एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा करके then on passing electric current through it dispersion medium is found in motion whereas dispersed phase is found in rest। During this phenomenon, work done is called streaming potential। जितना वर्क डन होगा वहां था जाके हमको सेडिमेंटेशन पोटेंशियल कहलाया जाता है। जब डिस्पर्स्ड फेज मोशन में था, डिस्पर्सन मीडियम क्या था, रेस्ट में था। यहाँ डिस्पर्सन मीडियम मोशन में आ गया और डिस्पर्स्ड फेज आ गया रेस्ट में। तो वैसे कंडीशन में जो भी वर्क डन होगा क्या कहलाएगा, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। देन dispersion medium of colloidal solution with low concentration is attracted towards other solution through pores of semi-permeable membrane। This phenomenon is called इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। फिर से समझ लीजिए, दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाला कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग एक दूसरे के संपर्क में रखने का प्रयास करेंगे।
उसमें बीच में क्या होगा, एक सेपरेशन के लिए डालेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाले, एक साइड लो कॉन्सेंट्रेशन, एक साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन रख दिया। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा घटना कि जो डिस्पर्सन मीडियम है वो हरकत में आएगा, वो मोशन में आएगा, वो जहां तहां घूमना फिरना चालू करेगा, जबकि डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है वो रेस्ट में रहेगा। जिसके पश्चात लो कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्वेंट होगा, डिस्पर्सन मीडियम होगा, वो छिद्र से होकर के हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन की ओर प्रस्थान करेगा। इस घटना को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पर, जो हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में देखे थे, लेकिन ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस, द फेनोमेनन ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। कि मतलब ऑस्मोसिस हो लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के पास करने के कारण ये हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ये इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की घटना, इसको फिगर के द्वारा दिखलाते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? तो जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं और बीच में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल रहे हैं। अब यहां पर जो सॉल्यूशन ले रहे हैं तो अलग टाइप का ले रहे हैं। एक का कंसंट्रेशन लो है तो दूसरे का कंसंट्रेशन हाई है। इस प्रकार से ले रहे हैं। इधर जो है सॉल्यूशन फर्स्ट लो कंसंट्रेशन, इधर जो है सॉल्यूशन सेकेंड विथ हाई कंसंट्रेशन। ये बीच में लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब एक प्लेट इधर लगाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो कहता है कि इधर का जो पार्टिकल्स है डिस्पर्स्ड फेज का, डिस्पर्सन मीडियम का, वो इधर ट्रांसफर करेगा। तो इधर जो ट्रांसफर होगा छिद्र से होकर के जो घुसेगा, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो ये प्रोसेस ही कहलाएगा, जाने का प्रोसेस, मतलब पासिंग
of dispersion medium through membrane। तो मेम्ब्रेन से होकर के जाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो है लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के कारण है। ठीक है, तो वैसे स्थिति में ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की प्रक्रिया कहलाएगा और इसी प्रक्रिया के आधार पर जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर सब इसमें प्रवेश करेगा। तो ये स्थिति जो है हमको ये घटना कहलाता है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। बस अंतर यही है कि यहाँ पर हमको कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लेना है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे। यहाँ डिस्पर्सन मीडियम हरकत में आएगा, डिस्पर्सन मीडियम मोशन में आएगा, डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स ज्यों का त्यों रहेगा, पड़ा हुआ रेस्ट में रहेगा। तो ये जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर इस दौरान जो भी वर्क डन होगा वो कहलाएगा स्ट्रीमिंग पोटेंशियल और उसके बाद ये घटना कहलाएगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। लिख लीजिए इसको। हो गया? अगला नंबर 13, कोएगुलेशन। It is also called precipitation और फ्लोकुलेशन। प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन इसको कहेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या क्या होता है? तो कहता है कि जैसे है कि हमको यहाँ पर बहुत सारे रीजन है कि जैसे मान लिया हमको यहाँ पर है या तो कोई इलेक्ट्रोलाइट प्रवेश कराएं, पानी डालें। जैसे आप ख्याल कीजिए दूध में नींबू का रस डालते हैं, तो नींबू का रस डालने के बाद क्या होता है, दूध का जो भी फैट वगैरह सब है वो सब एक जगह, प्रोटीन जो भी है उसमें प्रेजेंट, वो सब एक जगह कोएगुलेट हो करके जो भी पार्टिकल डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल है वो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल सब एक जगह जमा होकर के थक्का बन जाता है। तो थक्का जो बन गया तो ये थक्का बनने की प्रक्रिया कहलाता है कोएगुलेशन। और उसके बाद मतलब वहां पर जाकर के सब डिस्पर्सन मीडियम अलग हो गया और डिस्पर्स्ड फेज अलग, मतलब वही प्रेसिपिटेट के रूप में जमा हो गया, थक्का के रूप में जमा हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है कोएगुलेशन। अब यहाँ पर रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो जाकर के जो है कि हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट को डाल दें, या इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दें, या इसका डायलिसिस करा दें। मतलब इस प्रकार से कुछ न कुछ उसमें फेनोमेनन कुछ घटना कंप्लीट कराते हैं। तब यदि यहाँ पर प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है तो ये प्रोसेस कहलाता है कोएगुलेशन या स्कंदन या प्रेसिपिटेशन अर्थात अवक्षेपन, अवक्षेप का निर्माण होना, प्रेसिपिटेट का निर्माण होना। ये प्रोसेस जाकर के जो है कि हमको कहलाता है कोएगुलेशन। ठीक है।
चलते देखते हैं। When excess electrolytes are mixed with any colloidal solution, then its particles of dispersed phase are precipitated this phenomenon is called coagulation. ये घटना कहलाता है कोएगुलेशन। अब यहां पर जाकर के जो है this phenomenon is also completed by other different factors it is also completed by mixing of oppositely charged solution in given solution। जिसका प्रेसिपिटेशन कराना है उसमें अपोजिट चार्ज मतलब विपरीत आवेश वाला सॉल्यूशन को प्रवेश कराने के पश्चात भी यह घटना कंप्लीट हो सकता है या घटित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेसिपिटेट का निर्माण होगा। So this phenomenon is also called mutual coagulation। यह घटना को हम लोग म्यूचुअल कोएगुलेशन भी कहेंगे। दूसरा है it is also completed by dialysis। तीसरा है it is also completed by इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा भी कंप्लीट कराया जाता है कोएगुलेशन की प्रक्रिया को।
sometimes it is also coagulated या completed after boiling of colloidal solution। तो जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसका जाकर के जो है कि हम लोग को बार बार माने अधिक ताप पर उबालते हैं जब है, तो ये सब अलग अलग घटनाओं के कारण कोलोइडल सॉल्यूशन जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर मतलब कोएगुलेट हो सकता है। तो पहला तो हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, डायलिसिस कराते हैं, उसके बाद जाके इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं, उसके बाद जाके अपोजिटली चार्ज जो है कोई सॉल्यूशन उसमें डालते हैं या उसको बॉयल करते हैं। इन सभी घटनाओं के कारण कोलोइडल सॉल्यूशन जो है कोएगुलेट हो सकता है। लेकिन मेन रूप से इम्प्रूव को कौन है, तो हमको जब मिक्सिंग करते हैं कोई एनी इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, तो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट उसमें जो प्रवेश कराते हैं तो ये आसानी से होता है। जैसे आप नींबू का रस डालते हैं किसमें, या कोई भी खट्टा पदार्थ डालते हैं दूध में, तो वो जो खट्टा पदार्थ डालने के बाद दूध फट जाता है, या जाकर के जो है कि हमको ब्लड को हवा के संपर्क में लाते हैं तो वहां पर भी जाकर के जो है कि हमको क्या होता है, ब्लड जो है थक्का बन जाता है। तो इस प्रकार से कई घटनाएं इस प्रकार से घटित होती है जो कि कोएगुलेशन का एग्जाम्पल है कि कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज अलग हो जाएगा और डिस्पर्सन मीडियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लिखिए इसको। हो गया। अब इसका एग्जाम्पल एक दो ठो देख लेते हैं तत्कालिक। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। On mixing lemon juice through milk, it is coagulated। On keeping blood in contact of air, it is coagulated। तो इस प्रकार का जो घटना है note that ions which influence coagulation is called flocculating ions। जो हमको प्रभावित करता है इसको कोएगुलेशन के लिए, तो वैसे आयन को हम लोग कहते हैं फ्लोकुलेटिंग आयन। तो खैर जो भी हो, तत्कालिक यहाँ पर हम लोग कोएगुलेशन को देख लिए, कोएगुलेशन का एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग कोएगुलेशन से रिलेटेड कोएगुलेशन पावर और जाकर के जो है कि उससे रिलेटेड एक लॉ देखेंगे, हार्डी एंड सुल्ज लॉ, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।